चले जी, ये आप लोगों ने थ्योरी में इफ एल्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है। सो कोड गिवन है, मुझे बताएं क्या आउटपुट आएगा। आउटपुट के ऊपर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, कैसे ए आएगा देखें। सबसे पहले ये वाली लाइन रन होगी, वन जो है एक्स के अंदर स्टोर होगा। उसके बाद इफ़ की कंडीशन जो है टेस्ट होगी, इफ़ स्टेटमेंट चलेगी। इफ़ के साथ हमने एक कंडीशन लिखी हुई है ये वाली, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स के अंदर वन है, वन जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है। सो वन ग्रेटर देन ज़ीरो है, यस। सो दिस कंडीशन विल बी वैल्यूएटेड टू ट्रू, यानी इसकी जगह पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है। अब इफ़ ने देखा कि मुझे तो ट्रू मिल गया, इफ़ को जो है वो ट्रू मिल गया, तो इफ़ के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा होगा वो रन करेगा। तो इफ़ के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है? प्रिंट ए। तो आउटपुट के ऊपर जो है ए प्रिंट हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, हमें कैसे पता चला या कंप्यूटर को कैसे पता चला कि प्रिंट ए जो है वो इफ़ के अंदर लिखा हुआ है? या दूसरे लफ्ज़ों में, कंप्यूटर को कैसे पता चला कि प्रिंट ए जो है वो इफ़ की बॉडी का हिस्सा है, इफ़ का पार्ट है? कैसे पता चला? बिल्कुल सही कहा। इंडेंट एक यहाँ से एक जवाब, ज़रा टेक्निकल वर्ड इसने यूज़ किया है। ये देखें, आई, इफ़ का जो आई है और प्रिंट का जो पी है, इन दोनों के दरमियान में स्पेस है। इस स्पेस की वजह से, इस स्पेस, ये जो स्पेस है, ये कंप्यूटर को बताता है कि प्रिंट ए जो है ये इफ़ की बॉडी का हिस्सा है। प्रिंट ए जो है इफ़ के अंदर लिखा हुआ। तो प्रिंट ए का ताल्लुक जो है वो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो वाली कंडीशन के साथ है, जबकि जो नीचे वाली इंस्ट्रक्शन है प्रिंट बी, उसका ताल्लुक है इफ़ के साथ। उसका कोई ताल्लुक नहीं है इफ़ के साथ। क्यों? इंडेंट वाला लफ्ज़ यूज़ ना करो, सिंपल लफ्ज़ यूज़ करो। क्योंकि आई, इफ़ का जो आई और प्रिंट का जो पी है, ये वाला जो इफ़ का आई और इस प्रिंट का जो पी है, इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। लिहाजा कंप्यूटर को यहाँ से पता चला कि ये जो प्रिंट बी है ये इफ़ के अंदर नहीं है, इफ़ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्रिंट बी हमेशा चलेगी, ये वाली इंस्ट्रक्शन हमेशा चलेगी। बी हमेशा आउटपुट के ऊपर प्रिंट होगा, चाहे एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो या ना हो। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? अब जिस तरह इन दो स्टूडेंट्स ने कहा है, ये जो स्पेस देने वाला अमल है, ये जो स्पेस देने वाला अमल है, इस अमल को हम क्या कहते हैं? इंडेंटेशन कहते हैं। ठीक है, इस वाले अमल को हम क्या कहते हैं? इंडेंटेशन कहते हैं। ये आपने जहन में रखना। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपने थ्योरी में काफ़ी डिटेल से आई थिंक पढ़ा होगा। तो आज हम बस उसको बहुत ब्रीफली देखेंगे उसको। ठीक है, अब ये देखें, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें, अब ये जो मैंने ये कोड लिखा है, अब इसको डायग्राम की शक्ल में लिखने लगा हूँ। डायग्राम की शक्ल में। ठीक है, कैसे? से फॉर एग्जांपल, अब मैं पेन का कलर जो है चेंज करने जा रहा हूँ, ब्लू ले लेते हैं। स्टार्ट। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या नज़र आ रही है आपको? एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ स्टोर वन इन एक्स, और इसको रेक्टेंगल मैं इनक्लोज करूँगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? कंडीशन, कंडीशन टेस्ट हो रही है ना, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है या नहीं है, कंडीशन टेस्ट हो रही है। तो ये देखें, मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ? एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, और इसको डायमंड शेप में इनक्लोज करूँगा। डायमंड शेप में मैं इसको बंद करूँगा। ठीक है। अच्छा, अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या करो? ए को प्रिंट कर दो। ए को आउटपुट के ऊपर प्रिंट कर दो। ठीक है। और अगर ट्रू नहीं है, अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं है, फॉल्स है, तो क्या करो? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, यानी प्रिंट बी जो है उसको चला लो। प्रिंट बी जो है इसको चला लो। और ए को प्रिंट करने के बाद, फर्ज करें कंडीशन ट्रू है, ए जो है प्रिंट हो गया, तब भी कंप्यूटर को क्या करना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे आने के बाद नीचे जाए और बी को क्या कर दे? प्रिंट कर दे। और बी को प्रिंट करने के बाद द प्रोग्राम शुड स्टॉप, द प्रोग्राम शुड एंड। ठीक है। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। इसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर मैंने दो शेप्स यूज़ किए हैं। नंबर वन, रेक्टेंगुलर शेप।
रेक्टेंगुलर शेप किसको रिप्रेजेंट करता है? द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड, द एक्शन टू बी टेकन बाय द कंप्यूटर। लिखो भाई लिखो, नींद आ रही है कोई बात नहीं, लिखो, लिखोगे नींद खत्म होएगी। जाओ जरा मुंह हाथ धो के आओ, चलो शाबाश उठो, मुंह हाथ धो के आओ। पहले ही सेमेस्टर में नींद शुरू हो गई है आपकी, बाकी 3-4 साल क्या करेंगे आप? ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप रिप्रेजेंट्स द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर, जबकि डायमंड शेप रिप्रेजेंट्स द डिसीजन टू बी टेकन। डायमंड शेप ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे किसी चीज़ का फैसला होने जा रहा है। किस चीज़ का फैसला होने जा रहा है? एक्स ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है? सो डायमंड शेप रिप्रेजेंट्स द डिसीजन टू बी टेकन। क्लियर? सो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर नीचे जाएगा, नीचे से फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट से फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा, राइट जाएगा, अप जाएगा, कहाँ जाएगा? ठीक है, तो फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। एरोज की मदद से आप डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट। सो मेरे बच्चों याद रखो, कोड करने से पहले गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप फ्लो चार्ट पहले पेज के ऊपर बनाओ। जिस तरह मैंने अभी बनाया, मैंने तो उल्टा किया ना, पहले मैंने कोड लिखा फिर वो किया, वो तो समझाने के लिए किया, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, पहले फ्लो चार्ट बनाओ और फिर कोड लिखो। ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, पहले अपने दिमाग में सोचो, प्लान बनाओ, प्लान बनाने के बाद पेपर के ऊपर फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट को फिर कन्वर्ट करो कोड के अंदर। ठीक है, तो ये रातों रात ये चीज़ नहीं आएगी आपके अंदर, ये वक्त गुजरने के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ आपके अंदर आएगी। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। क्लियर है? इफ़ क्लियर है तो तो फिर मुझे ये बताएं कि ये जो ये है, ये कोड है, ये क्या कर रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा? जी, तो ये कोड जब चलेगा, वन जो है एक्स के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी, ये कंडीशन ट्रू है ना? ठीक है, अब इफ़ को ट्रू मिल गया, चूंकि इफ़ को ट्रू मिल गया, इफ़ के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो चलेगा। तो इस केस में इफ़ के अंदर सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है। आपने याद रखना है, इफ़ के अंदर आप मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। इफ़ की बॉडी के अंदर, यहाँ पे इफ़ की बॉडी के अंदर आप मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिख सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, सो कंडीशन ट्रू है, ए जो है वो आउटपुट के ऊपर जो है प्रिंट हो जाएगा। और आउटपुट और ए को प्रिंट करने के बाद, ए को प्रिंट करने के बाद कंप्यूटर एल्स स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा, कंप्यूटर जो है एल्स की तरफ नहीं जाएगा, ये रूल है। ठीक है, एल्स की तरफ नहीं जाएगा, और बी को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा आउटपुट के ऊपर, क्योंकि बी, प्रिंट बी जो है, इसका इसका ताल्लुक ना एल्स के साथ है और ना ही इसका ताल्लुक इफ के साथ है। ठीक है, आप मूछों वाले बताएं, मूछें आप ही किया पूरे सेशन में, ए बी सी डी सबसे बड़ी मूछें आपकी हैं। ठीक है, तो आप बताएं कि ये जो प्रिंट बी है, हमें कैसे पता चला प्रिंट बी जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना एल्स के साथ ना इफ के साथ? हमें कैसे पता चला? स्पेस नहीं है, किसके दरमियान में स्पेस नहीं है? इफ के आई और प्रिंट के पी के दरमियान कोई स्पेस नहीं, एल्स के ई और प्रिंट के पी के दरमियान भी कोई स्पेस नहीं है, इसलिए प्रिंट बी का ताल्लुक ना इफ के साथ है ना एल्स के साथ है, बी हमेशा प्रिंट होगा इस कोड के केस में। बात को समझ आ गया? तो इफ चलने के बाद एल्स जो है, एल्स स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये रूल है, इफ एल्स का ये रूल है। बल्कि एल्स स्टेटमेंट कब चलेगी? जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी फिर ये एल्स स्टेटमेंट जो है वो चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x की वैल्यू -1 कर देता हूँ, तो -1 ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स स्टेटमेंट चलेगी। जब एल्स स्टेटमेंट चलेगी, एल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रिंट सी, तो आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट होगा? सी, और उसके बाद बी प्रिंट होगा। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? और एक बात याद रख लो, आप बहुत सारे लोग ये गलती करते हो, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लिखते, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लिखते। आप ये नहीं लिख सकते एल्स एक्स
इक्वल टू ज़ीरो या एल्स एक्स लेस देन ज़ीरो नहीं लिख सकते आप। ये रूल्स के खिलाफ वर्जी है। ठीक है जी, अब आप पूछ सकते हैं। क्यों लिखेंगे? ओ भाई, ये वो चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल है इफ एल्स समझाने के लिए बस। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। अब आप 30 सेकंड का टाइम ले लें, अपने हमसायों से डिस्कस करके देखें कि ये जो फ्लो चार्ट है बना हुआ है, ये इफ एल्स को सही मायनों में रिप्रेजेंट कर भी रहा है कि नहीं, इसमें कोई गलती तो नहीं है। चलो डिस्कस करो। अपने पड़ोस से पूछो, नेबर से पूछो, ये जो फ्लो चार्ट है ये इफ एल्स का फ्लो चार्ट है कि नहीं। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम ओवर हो गया। 30 सेकंड का टाइम ओवर हो गया, ये फ्लो चार्ट जो है ये इफ एल्स का ही है। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, तो हम लेक्चर के बाद डिस्कस कर सकते हैं, या ब्रेक टाइम जब होगी, जब ब्रेक टाइम होगा फिर उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी। अच्छा ये देखें। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट कोड की तरफ आए। ये देखें, ये इफ एल्स इफ, ये जो ई एल आई एफ है ना, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एल्स इफ कहते हैं। एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म है ई एल आई एफ। ई एल आई एफ आपने लिखना है पाइथन के अंदर। ठीक है। अब ई एल आई एफ जो है वो कर क्या रहा है ये आपने बताना है यहाँ पे इस कोड के अंदर। हाँ जी, तो ये देखें, वन जो है एक्स के अंदर स्टोर होगा, उसके बाद वन ज़ीरो के साथ कंपेयर होगा। वन ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये जो है ट्रू है। अब ट्रू 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 जो है इफ़ को मिल गया, इफ़ को ट्रू मिल गया, वो खुश हो गया। वो खुश हो गया तो वो प्रिंट ए को क्या कर देगा? प्रिंट, कंप्यूटर जो है ए को प्रिंट कर देगा, क्योंकि प्रिंट ए इफ़ के अंदर लिखा हुआ है। तो आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट होगा? ए प्रिंट होगा। ठीक है। ए को प्रिंट करने के बाद कंप्यूटर जो है नीचे नहीं आएगा। कंप्यूटर जो है नीचे जितने भी एल्स इफ और एल्स वाले स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो उनको नहीं चलाएगा। ये आपने जहन में रखना है, ये रूल है। ठीक है, जिस तरह ऊपर मैंने बताया था ना, इफ जब ट्रू है तो एल्स नहीं चलेगा। इस केस में भी वही है। जहां कंप्यूटर को ट्रू मिल जाएगा, इफ के केस में या एल्स इफ के केस में, जहां कंप्यूटर को ट्रू मिल जाएगा, कंप्यूटर जो है वो उस इफ में या उस एल्स इफ में एंटर होगा, अपना काम परफॉर्म कर लेगा, और फिर नीचे मौजूद जितने भी एल्स इफ या एल्स वाली स्टेटमेंट्स होंगी वो उनको नहीं चलाएगा। क्लियर? तो इस केस में भी देखें क्या हो रहा है, ए प्रिंट हो गया, लेकिन ए प्रिंट होने के बाद ये जो एल्स इफ स्टेटमेंट है, कंप्यूटर इसको रन नहीं करेगा। कंप्यूटर इस एल्स को भी रन नहीं करेगा, बल्कि नीचे प्रिंट बी वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो उसको रन करेगा, और आउटपुट के ऊपर क्या आएगा? बी प्रिंट होगा। बात की समझ आ गई आपको? ठीक है, क्लियर है? तो से फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं वन की जगह पे ज़ीरो करता हूँ फिर क्या होगा? ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, ये नहीं चलेगा। कंप्यूटर अब नेक्स्ट एल्स इफ को देखेगा। वो देखेगा क्योंकि ऊपर तो ट्रू नहीं ना हुआ। ठीक है, ट्रू चूंकि नहीं हुआ तो वो नीचे आके देखेगा कि नेक्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन में ज़ीरो जो है वो ज़ीरो के बराबर है, ये ट्रू है। चूंकि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, डी जो है वो आउटपुट के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, डी जो है आउटपुट के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, और कंप्यूटर एल्स को चलाएगा? एल्स को नहीं चलाएगा। एल्स को नहीं चलाएगा, क्यों? क्योंकि एल्स इफ ट्रू हो गया। ठीक है, जहां कंप्यूटर को ट्रू मिल जाएगा उसके नीचे मौजूद जितने भी एल्स इफ या एल्स स्टेटमेंट्स होंगी वो नहीं चलेगी। ठीक है, और फिर एट द एंड क्या प्रिंट हो जाएगा? आउटपुट के ऊपर बी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि बी जो है, प्रिंट बी जो है उसका ताल्लुक ना एल्स के साथ है, ना एल्स इफ के साथ है, और ना ही इफ के साथ है। ठीक है जी, ये बात की समझ आ गई आपको? अब सिर्फ आप लोग ये इसका आंसर बताओ। अगर मैं इसकी जगह पे ये कर दूं, वन, इसको मैं वन करता हूँ, और मैं इसको करता हूँ एक्स की वैल्यू वन। चलो जी, अब बताओ इसका आंसर क्या है? 30 सेकंड का टाइम लो, आपस में डिस्कस करके बताओ क्या आंसर आएगा।
ओके जी, सो इस केस में x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 1, इस केस में क्या होगा, 1 x के अंदर स्टोर होगा। ये देखें कंडीशन जो है ट्रू है, x ग्रेटर देन 0 ट्रू है, तो आउटपुट के ऊपर जो है a प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और a को प्रिंट करने के बाद ये देखें, a को प्रिंट करने के बाद ये जो नीचे कंडीशन लिखी हुई है ये भी ट्रू है। नीचे जो कंडीशन लिखी हुई है ये भी ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स इफ जो है नहीं चलेगी और ना ही एल्स चलेगी। एल्स नहीं, एक मिनट, एल्स इफ भी नहीं चलेगी, एल्स भी नहीं चलेगी, सिर्फ ए प्रिंट होगा और बी प्रिंट होगा, क्योंकि अभी देखो मैंने क्या लिखवाया, क्या लिखवाया, जहां कंप्यूटर को ट्रू मिलेगा वो उससे आगे उसके नीचे वाले जितने भी एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट्स होंगे वो नहीं चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ब्रेन वॉश करना आसान है। समझ आ गई बात की आप, यहाँ पे भी। अच्छा, अब थोड़ा सा टाइम ले लें और ये देखें, ये फ्लो चार्ट है इफ एल्स इफ का। ठीक है, ये चेक करें यहाँ पे, ये कंडीशन ट्रू है, ए को प्रिंट किया, ए को प्रिंट करने के बाद नीचे आया और बी को प्रिंट किया, वो इस कंडीशन को नहीं टेस्ट किया। ठीक है, और डायरेक्ट बी को प्रिंट किया, बस दैट्स इट। ये इफ एल्स इफ का रूल है, लेकिन ये आप लिखवा लो मुझसे, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, दीवार के ऊपर लिखवा लो, पेज के ऊपर लिखवा लो, जहाँ मर्जी लिखवा लो, ये गलती करोगे आप, ये पक्की बात है, ये गलती करोगे लॉजिक बनाने के दौरान। ठीक है, ये जहन में रखना है आप। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बैठ के कुर्सियों के ऊपर बैठ के हाईलाइट भी करते हो और खुद अपने हाथों से, अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने हाथों से लिखते भी हो कि हम ये गलती करेंगे, हम जलील होंगे, जलीलो ख्वार होंगे। और यहाँ पे लिखने के बाद जब आप वो कुर्सियों पे बैठते हो कंप्यूटर के आगे, वहाँ वही गलती करते हो जिसको आपने कॉपीज़ के ऊपर हाईलाइट की होती है, वही गलती करते हो। और ये दो तीन केसेस हुए हैं, दो तीन स्टूडेंट्स ने ऐसे ही किया, यहाँ पे बैठ के उन्होंने लिखा हम ये गलती करेंगे, हमसे ये गुनाह सरजद होगा, और वही गुनाह वहाँ पे बैठ के कर लेते हैं। ये हुआ है, नहीं मानते आप लोग, मैं कहता हूँ आप करोगे, आप कहते हैं हम नहीं करेंगे, करते हो आप ये गलती। थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर प्रेशर डाला, आप लोगों ने अपना जवाब ही चेंज कर दिया। उस ग्रुप के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला, उसने अपना जवाब चेंज कर दिया। इस ग्रुप के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला, इन्होंने भी अपना जवाब चेंज कर दिया। तो प्रेशर को हैंडल करना सीखो, प्रेशर को हैंडल करना सीखो। ठीक है जी, तो इफ़ एल्स और ये तीन कोड्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कोड्स हैं जो भी मैंने आपको दिखाए, ये तीन कोड्स हैं। ठीक है, एक कोड को आप स्ट्रक्चर 1 कह दें, दूसरे कोड को स्ट्रक्चर 2 कह लें, और तीसरे कोड को स्ट्रक्चर 3 कह दें। अच्छा, एक बात मैं भूल गया हूँ, इन तीनों कोड्स में ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन इफ़ के साथ कंडीशन है, एल्स इफ़ के साथ एक कंडीशन है। ठीक है, आपने याद रखना है कंडीशन के अंदर आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, आप लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट यूज़ कर सकते हो। कंपैरिजन ऑपरेटर से क्या मुराद है, ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल, नॉट इक्वल, डबल इक्वल। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो। और कंडीशन के अंदर आप लोग बूलियन वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, खाली ट्रू लिख दें, इफ़ आगे TRUE ट्रू, या इफ़ FALSE फॉल्स, वो भी यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन के अंदर आप लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, पावर, डबल स्टैरिक, रिमाइंडर साइन एंड डबल डिवीजन साइन। ठीक है, वो आप सब यूज़ कर सकते, सब सब कुछ अलाउड है। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है, इसमें सिर्फ आपको एक एक इफ़ स्टेटमेंट नज़र आ रही है। स्ट्रक्चर नंबर 2 में आपको इफ़ एल्स नज़र आ रहा है, और स्ट्रक्चर नंबर 3 में आपको एक इफ़, एक एल्स इफ और एक एल्स जो है वो नज़र आ रहा है। ये तीन बुनियादी स्ट्रक्चर्स जो है ये कॉमनली यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, चाहे आप पाइथन यूज़ करें, सी यूज़ करें, C++ यूज़ करें, सी शार्प यूज़ करें, जावा यूज़ करें, जो मर्जी यूज़ करें, रूबी यूज़ करें। ठीक है, ये सारे डिफरेंट पाइथन वो लैंग्वेजेस के नाम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम है। ठीक है, तो ये तीन कॉमनली यूज्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं लैंग्वेजेस के अंदर, पाइथन लैंग्वेज स्पेशली। ठीक है, तो अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो ये है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो स्टैरिक लगा के, अपने रजिस्टर्स के ऊपर लिख लो, गौर से सुनो मेरी बात।
स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 को प्रोग्राम के अंदर, स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 को प्रोग्राम के अंदर एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये जो ऊपर नीचे वाला लफ्ज़ जो है ना, इसको हाईलाइट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख सकते हैं। कॉमा किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। फिर एक और कॉमा डाल दो और वहां पे लिखो स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट हैं। कब इंडिपेंडेंट हैं? जब आप उसको जब आप उन तीनों स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं तब। ठीक है, तो मैं दोबारा आप ये लिखवा रहा हूँ, स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 को प्रोग्राम के अंदर एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख सकते हो। अभी मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख सकते हो, ठीक है। और जब आप ऊपर नीचे लिखते हैं, इस केस में ये तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। फिर कॉमा आपने लिखना है, और कॉमा लिखने के बाद आपने लिखना है कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। 3 पहले लिख लें, 1 बाद में लिख लें, 2 पहले लिख लें, 1 बाद में लिख लें, 1 पहले लिख लें, 2 बाद में लिख लें, या 2 पहले लिख लें, 3 बाद में लिख लें। किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप चाहें कि तीनों के तीनों स्ट्रक्चर यूज़ कर लें, तीनों में से कोई दो यूज़ कर लें, डिपेंड करता है आपके सामने, आपकी खूबसूरत आंखों के सामने कौन सा क्वेश्चन जो है वो रखा गया। ठीक है, समझ आ गई बात की? अब ये एग्जांपल है, और ये वाला लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर नीचे वाले पॉइंट की एग्जांपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोड नंबर 1 चेक करें। कोड नंबर 1, इस कोड नंबर 1 में मुझे बताओ स्ट्रक्चर नंबर कौन सा यूज़ हुआ हुआ है और कितनी दफ़ा यूज़ हुआ हुआ है। बिल्कुल सही कहा, स्ट्रक्चर नंबर 1 यूज़ हुआ हुआ है। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, इसी तरह ये भी स्ट्रक्चर नंबर 1 है, और ये 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ हुआ है, एक दूसरे के ऊपर नीचे इस्तेमाल हुआ हुआ। स्ट्रक्चर नंबर 1 के नीचे स्ट्रक्चर नंबर 1 लिखा गया, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 1 के नीचे स्ट्रक्चर नंबर 1 लिखा हुआ। अच्छा, इन एग्जांपल्स के केस में आपने गहराई में नहीं जाना कि कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसका आउटपुट क्या आएगा, नहीं। इस एग्जांपल में सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि स्ट्रक्चर नंबर 1 के नीचे स्ट्रक्चर नंबर 1 लिखा जा सकता है। सो डोंट बॉदर अबाउट द डिटेल्स ऑफ द कोड, कि वो डिटेल में क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू ऐसा क्यों है, एक्स ग्रेटर दैन जीरो क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स इक्वल इक्वल टू जीरो क्यों लिखा हुआ है। डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दोज डिटेल्स। बस आप देखो कि 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है। अब कोड नंबर 2 की तरफ आए, इसका जवाब दो ज़रा, कौन सा स्ट्रक्चर नंबर यूज़ हुआ हुआ है? ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है, बिल्कुल सही कहा। स्ट्रक्चर नंबर 3 के नीचे स्ट्रक्चर नंबर 2 इस्तेमाल हुआ हुआ है, बिल्कुल सही कहा आपने। स्ट्रक्चर नंबर 3 के नीचे 2 इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब आप नोट करने वाली बात ये देखें, नहीं नहीं, रजिस्टर के ऊपर नहीं नोट करना, वैसे देखें। स्ट्रक्चर नंबर 2 के एल्स का कोई ताल्लुक नहीं है स्ट्रक्चर नंबर 3 के इफ के साथ, क्योंकि अभी मैंने पॉइंट में लिखवाया, क्या लिखवाया, कि 1, 2 एंड 3 इंडिपेंडेंट है। स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। स्ट्रक्चर 1 का कोई ताल्लुक नहीं है 2 के साथ, 2 का कोई ताल्लुक नहीं 3 के साथ, ठीक है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 के एल्स का कोई ताल्लुक नहीं है स्ट्रक्चर नंबर 3 के इफ के साथ। स्ट्रक्चर नंबर 2 का एल्स तब चलेगा जब स्ट्रक्चर नंबर 2 का इफ फॉल्स होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 2 का एल्स तब चलेगा जब स्ट्रक्चर नंबर 2 का इफ फॉल्स होगा। यह आपने जहन में रखना है, क्लियर है। ये बात जहन में अच्छी तरह बिठाओ इस बात को। सिमिलरली स्ट्रक्चर नंबर 3 का जो एल्स है उसका कोई ताल्लुक नहीं है स्ट्रक्चर नंबर 2 के इफ के साथ, कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बात की समझ आ गई? जिस तरह अगर दो स्टूडेंट्स जो हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और आपस में चीटिंग कर रहे हैं, और उनमें से कोई एक पकड़ा जाता है,
तो एक बंदा उठ के टीचर को ये कहता है ना, मेरा दूर दूर से पिछले वाले के या अगले वाले से कोई ताल्लुक नहीं है, कस्में खाना शुरू कर देता है, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, फलाने की कसम, फलाने की कसम, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बस इसी तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 2 में जो एल्स है उसका कोई ताल्लुक, कोई लेन देन नहीं है स्ट्रक्चर नंबर 3 के साथ, कोई लेन देन नहीं। ठीक है, मैं बात की समझ आ गई आपको? अब कोड 3 में बताओ, कोड 3 में कौन सा स्ट्रक्चर नंबर यूज़ हुआ हुआ? बिल्कुल सही कहा, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है और ये स्ट्रक्चर नंबर क्या है, 2 है। तो इन 3 एग्जाम्पल से वो वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी आपको लिखवाया। 1, 2 और 3 को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख सकते हो और किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन गिवन टू यू। और सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप ऊपर नीचे लिखते हो तो सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है भाई, लिख लो, ये बात लिख लो, लिख लिया? ठीक, मैं इसको कह रहा हूँ, टेंशन टेंशन नज़र आ रही है आंखों में, टेंशन है कोई? चलो जी ठीक है। चलो जी, अब पिछले पेज की तरफ वापस आओ, रजिस्टर के पिछले पेज की तरफ वापस आओ, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखो। अब दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 प्रोग्राम के अंदर या प्रोग्राम में या कोड में या कोड के अंदर, जो मर्जी लिख दें, प्रोग्राम के अंदर स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, इन स्ट्रक्चर्स को आप एक दूसरे के अंदर लिख सकते हो, अंदर, ऊपर नीचे नहीं, अंदर। स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3 को एक दूसरे के अंदर लिख सकते हो, एक दूसरे के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इस केस में कोई भी स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट होगा, क्योंकि हम अंदर लिख रहे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देने लगा। इस वाले केस में इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी क्योंकि अब हम अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे? अब ये देखें, ज़रा एग्जाम्पल की तरफ आए। ये वाली एग्जाम्पल, कोड नंबर 1 को देखें, आपने कोड नंबर 1 को देखना है, ये कोड 1 है, ये वाला कोड देखना है। मुझे ये बताओ कि कौन सा स्ट्रक्चर बाहर है, कौन सा स्ट्रक्चर अंदर है? ये देखें, ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर 1 है ना, स्ट्रक्चर 1 बाहर है। स्ट्रक्चर 1 के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ था ऊपर, इफ़। तो अब मुझे यहाँ पे सिर्फ एक इफ़ नज़र आ रहा है ना, तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है। स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर यानी इफ़ के अंदर मैंने क्या लिखा, इफ़ एल्स लिखा। स्ट्रक्चर 1 के अंदर स्ट्रक्चर 2 जो है वो मौजूद है, स्ट्रक्चर 1 के अंदर स्ट्रक्चर 2 जो है वो मौजूद। लेकिन अब 2 जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है 1 से, क्योंकि 2 तब चलेगा जब 1 का इफ़ ट्रू होगा। ठीक है, 2 तब चलेगा जब 1 का इफ़ ट्रू होगा, ये आपने जहन में रखना है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो प्रिंट 1 लिखा हुआ है, प्रिंट 1, क्या मैं कह सकता हूँ प्रिंट 1 जो है वो बाहर वाले इफ़ में भी है, बाहर वाले इफ़ का भी हिस्सा है और अंदर वाले इफ़ का भी हिस्सा है? हमें कैसे पता चला कि प्रिंट 1 जो है वो बाहर वाले इफ़ का भी हिस्सा है और अंदर वाले इफ़ का? पहले मुझे ये बताओ कि प्रिंट 1 का ताल्लुक बाहर वाले इफ़ के साथ कैसे है? क्योंकि इस पी के दरमियान और इस आई के दरमियान स्पेस है। अब मुझे ये बताओ प्रिंट 1 का ताल्लुक अंदर वाले इफ़ के साथ कैसे है? क्योंकि इस पी और इस आई के दरमियान भी स्पेस है। ठीक है, तो प्रिंट 1 जो है वो अंदर वाले इफ़ के अंदर भी है और बाहर वाले इफ़ के अंदर भी है, ये आपने जहन में रखना। ठीक है, क्लियर है, बात की समझ आ गई? अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे, चलो नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे ई के बिल्कुल नीचे प्रिंट 3, तो क्या प्रिंट 3 का कोई ताल्लुक है एल्स के साथ? प्रिंट 3 का कोई ताल्लुक है अंदर वाले इफ़ के साथ? प्रिंट 3 का कोई ताल्लुक है बाहर वाले इफ़ के साथ? यस, क्योंकि पी और बाहर वाले आई के दरमियान में स्पेस है, जबकि पी और ई के दरमियान कोई स्पेस नहीं है एल्स के ई के साथ। प्रिंट प्रिंट 3 के पी और अंदर वाले इफ़ के आई के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, तो इसलिए प्रिंट 3 जो है वो ना अंदर वाले इफ़ का हिस्सा है और ना ही एल्स का हिस्सा है, बल्कि बाहर वाले इफ़ का हिस्सा है।
ठीक है जी, समझ आ गया आपको इस बात की? सारी गेम जो है इंडेंटेशन की है। इंडेंटेशन की अगर आपको समझ आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कौन सी इंस्ट्रक्शन किसके अंदर है। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट कोड की तरफ आए, कोड नंबर 2 की तरफ आए। स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर के अंदर है? स्ट्रक्चर 3 2 के अंदर है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कहा। ये देखें, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है ना, इफ एल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है, और स्ट्रक्चर नंबर 2 के इफ के अंदर स्ट्रक्चर नंबर 3 है। स्ट्रक्चर नंबर 2 के इफ के अंदर स्ट्रक्चर नंबर 3 है। ठीक है, आप चाहें तो स्ट्रक्चर नंबर 3 जो है वो 2 के एल्स के अंदर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने ये पॉइंट में यही तो लिखवाया था कि 1 2 और 3 को एक दूसरे के अंदर लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। 1 के अंदर 2, 2 के अंदर 3, 3 के अंदर 1, ये इस तरह अंदर लगाते जाएं, कोई इशू नहीं है, कंप्यूटर जो है एग्जीक्यूट कर लेगा। तो अब आपने याद रखना है मेरे बच्चों के स्ट्रक्चर को एक दूसरे के अंदर लिखने वाले अमल को क्या कहते हैं? नेस्टेड इफ एल्स। अगर एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड, NESTED, नेस्टेड। नेस्टेड, नेस्टेड इफ एल्स कह लें या नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट कह लें। ठीक है, नेस्टेड, हमने नेस्ट किया ना, हमने इस केस में स्ट्रक्चर नंबर 3 को 2 के अंदर नेस्ट किया हुआ है। इट इज नेस्टेड इनसाइड द इफ ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 2। ठीक है, अब जरा कोड नंबर 3 को देखें और उसमें बताएं कौन सा स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर के अंदर है। 2 के अंदर, 1 के अंदर। और भाई आंखें खोलो, 3 के अंदर क्या है? बिल्कुल सही कहा। ये देखें, 3 के अंदर 2 है। ये देखें, ये बाहर वाला जो है ये 3 है। बाहर बाहर क्या है? इफ है, एल एल इफ है, एल्स है। ठीक है, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है वो 3 है। क्लियर है? लेकिन ये देखो कि मैंने प्रिंट एच को बॉक्स के अंदर नहीं इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि प्रिंट एच का कहीं दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है एल्स के साथ, दूसरे एल्स के साथ, ऊपर वाले एल इफ के साथ और इफ के साथ, इसलिए मैंने उसको बॉक्स के अंदर नहीं इंक्लूड किया। ठीक है, तो ये बनता है स्ट्रक्चर नंबर 3। स्ट्रक्चर नंबर 3 के एल्स के अंदर स्ट्रक्चर नंबर 2 है। 3 के एल्स के अंदर क्या है? 2 है। ठीक है, तो ये 3 मिसालें मैंने आपको दे दी हैं नेस्टेड इफ एल्स की, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, तो आप समझ लें कि इफ एल्स वाला जो टॉपिक है ये तकरीबन हर तरह से कवर हो गया आपका। ठीक है, थ्योरी में आपने बेसिक्स पढ़ी हैं, इधर आके आपने थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ा है, और तकरीबन इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हर तरह से कवर हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है जी, अब आपको याद होगा पिछली दफ़ा पिछले एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने इनपुट का कमांड यूज़ किया। ठीक है, अब ये इनपुट का कमांड क्या करता है? यूज़र से इनपुट लेता है। अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना हो, ठीक है, यूज़र से अगर आपने, प्रोग्रामर से नहीं, यूज़र से अगर आपने इनपुट लेना हो तो इनपुट का कमांड यूज़ करते हैं। तो फ़र्ज़ करें यूज़र जो है वो एंटर करता है 2। ठीक है, जब यूज़र जो है वो एंटर करता है 2, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। जब यहाँ पे यूज़र एंटर करता है x इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर, ठीक है, यूज़र एंटर करता है 2, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट x। तो जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ से 5, ठीक है, तो आउटपुट के ऊपर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए ना, लेकिन 5 नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी एंटर प्रेस नहीं किया। बिल्कुल सही है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये देखें 5 आ गया। अब अगर मैं इसके साथ लिखता हूँ +2, क्या आंसर आना चाहिए? 7। बिल्कुल सही कहा। अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा तो इंशाल्लाह 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, ये देखें 7 नहीं आएगा। हालांकि आपने वहां पे लिखा 5 + 2, नहीं आया। आपने पहले लिखा x, खाली x लिखा,
आ गया। लेकिन जैसे ही आपने +2 लिखा, 5 + 2 7 नहीं आया। असाइन हो गई है। ये देखो ना, ये 5, एक मिनट, 5 जो है ये हमने एक्स के अंदर स्टोर कर दिया, असाइन हो गई है। आपने ये याद रखना है, मैंने दिया है कंप्यूटर को 5, 5 जब इनपुट में से पास करेगा तो उसका आउटपुट आएगा 5, लेकिन स्ट्रिंग की शक्ल में आएगा। स्ट्रिंग की शक्ल में 5 आएगा। फिर उसके बाद आपने लिखा 5 + 2। तो आप मुझे ये बताओ, क्या स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चाहे स्ट्रिंग के अंदर नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रिंग को आप एक प्योर नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते। ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं, ना उसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए आउटपुट के ऊपर क्या आ गया? एरर आ गया। तो जब भी इनपुट का कमांड आप यूज़ करते हैं, वो इनपुट कमांड क्या करता है? यूज़र इनपुट को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और फिर अब आप देख लो एक्सपेरिमेंट नंबर जो 2 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो जैकेट वाला क्वेश्चन था और व्हाट्सएप वाला जो क्वेश्चन था, इन दो क्वेश्चंस में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा गलती यही की है। आपने यूज़र से इनपुट लिया, फिर उसके बाद आपने बूल बूल लगा दिया, BOOL बूल, उसके अंदर इनपुट लिखा। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ x = बूल फॉल्स। ठीक है। ये मैंने कर दिया एंटर, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट x। ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये तो ट्रू आ गया, हालांकि मैंने उसके अंदर फॉल्स लिखा हुआ था। मैंने x के अंदर फॉल्स डाला था, फॉल्स स्टोर किया, लेकिन ये आउटपुट के ऊपर ट्रू आ रहा है। इससे सिमिलर मिस्टेक इनपुट के केस में आपने की। आप उसको नंबर दे रहे थे, लेकिन वो उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग को आप नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो इसका जवाब आपने सोच के मुझे बताना है कि मैंने लिखा ट्रू, एक्स के अंदर मैंने लिखा फॉल्स, लेकिन आउटपुट के ऊपर जो है ट्रू प्रिंट हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं समझ आई आपकी बात। करीब करीब है। ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया आपको, ये मैंने जो है ये बात मैंने पढ़ा दी आपको। लेकिन मसला ये है कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप रिलेट नहीं कर पा रहे। एम्प्टी सेट, सेट तो मैंने पढ़ाया नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट उसको सेट कहते हैं, पाइथन लैंग्वेज में इसको सेट नहीं कहते। बहरहाल ये आपने सोच के बताना, ये मैंने क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा हुआ है। कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया, कुछ ने नहीं कुछ, हाँ, कुछ लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन जब उनसे पूछी गई ना रीज़न, हमें नहीं पता रीज़न क्या है। उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने देखा अच्छा ये देखें सर ने कोड सेंड किया, चलो जी एफिशिएंसी मारते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, कोड लिखते हैं। उनको आंसर मिल गया, आंसर बता दिया व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और वो समझेंगे कि हमारी वाह वाह हो जाएगी व्हाट्सएप। भाई वाह वाह नहीं होगी आपकी, सिर्फ आंसर बताना काफ़ी नहीं है, आपको रीज़न का पता होना भी ज़रूरी है। व्हाट इज़ द रीज़न? ठीक है जी, बात की समझ आ गई आपको? चले जी, अब आप लोग जो हैं वो 5 मिनट की ब्रेक कर लें, सिर्फ एक टॉपिक रह गया, और उसके बाद लैब का काम स्टार्ट करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लड़कियों, गर्ल्स यहाँ पे देख लो। अच्छा, अब आपने गौर से मेरी बातें सुननी है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है, और थ्योरी में आप लोगों ने अभी कवर नहीं किया है। आप कवर करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे, लेकिन चूंकि ये एक्सपेरिमेंट 3 में इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं इसको पहले करवा रहा हूँ। ठीक है। अब ये कोड सामने लिखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले ये जो डी एफ वाली लाइन है, ये जो डी एफ वाली लाइन है ये चलेगी। जब डी एफ वाली लाइन चलेगी तो एक काम होगा, वो काम मैं बताऊंगा आप लोगों को 2 वीक्स के बाद। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। यस, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। ठीक है। वो अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो डी एफ वाली लाइन जब चलेगी, वो उसके नतीजे में एक काम होगा, वो काम मैं आपको बताऊंगा 2 हफ्ते बाद, आज अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मुझे ये बताओ, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये डी डी एफ
की बॉडी का हिस्सा है या नहीं है, क्योंकि इंडेंटेशन है, स्पेसेस है, ठीक है। सो ये तीनों की जो तीनों की तीनों लाइन जो है, डी एफ की बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा। डी एफ वाली लाइन के चलने के बाद बिलाल, बिलाल, लेक्चर के बाद, तो डी डी पहली लाइन, ये डी डी एफ वाली लाइन के चलने के बाद डी एफ की बॉडी के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा होगा वो नहीं चलेगा, वो अभी नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट, ये प्रिंट वाली इंस्ट्रक्शन जो है ये चलेगी। जब कंप्यूटर देखेगा कि यूज़र ने लिखा हुआ है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है FOO फू, ठीक है। फू एक एक फर्जी नाम है फू, ठीक है। उसने देखा कि प्रिंट के अंदर फू लिखा हुआ है, फिर अब वो अपने आप से सवाल करेगा, कंप्यूटर जो है अपने आप से पूछेगा कि फू प्रोग्राम के अंदर और कहाँ लिखा हुआ है। तो आप लोग बताओ, फू इस लाइन के अलावा, लाइन 49 के अलावा और कहाँ फू लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो यहाँ पे वापस आ जाएगा। वापस आने के दौरान 1 को ट्रांसफ़र कर देगा x के अंदर, और 2 को ट्रांसफ़र कर देगा y के अंदर। तो अब x के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी 1, और y के अंदर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है। तो x और y को ट्रांसफ़र करने के बाद कंप्यूटर जो है वो डेफ की बॉडी के अंदर आ जाएगा, डी एफ की बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और डी एफ की बॉडी में एंटर होने के बाद 3 को स्टोर कर देगा z के अंदर। फिर उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन चलाएगा। आपको पता है, जब किसी भी इंस्ट्रक्शन में या एक्सप्रेशन में एक इक्वालिटी साइन हो, तो सबसे पहले राइट हैंड वाली चीज़, राइट हैंड साइड वाली चीज़ चलती है। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की वैल्यू क्या है 1, वाई की वैल्यू क्या है 2, 1 2, और z की वैल्यू क्या है 3। तो ये सब के सब साम हो जाएंगे, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, ठीक है। तो इक्वालिटी साइन का दूसरा काम ये है कि जो फाइनल आंसर है इसको स्टोर कर दे किस में, लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में। सो अब w के अंदर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली बात जो है ये मेरे ख्याल में 5वीं या 10वीं दफ़ा जो है रिपीट कर रहा हूँ। वीक 1 से मैंने शुरू किया, फिर वीक 2 में भी इसके बारे में बताया, वीक 3 चल रहा है, लेकिन फिर भी आप यही गलती करेंगे। जहाँ सिंगल इक्वल लिखना लिखना चाहिए वहाँ आप डबल इक्वल लिखेंगे, जहाँ डबल इक्वल लिखना चाहिए वहाँ आप सिंगल इक्वल लिखेंगे। तो बार बार मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ। एक सिंगल इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड वाली चीज़ चलेगी, फिर जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। आपने इस प्रोसीजर को जहन में रखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही जहन में रखना है। ये भी गौर से सुनने वाली बात, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपकी तरफ आऊँगा बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद ये रिटर्न डब्ल्यू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, रिटर्न डब्ल्यू वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब मुझे ये बताओ डब्ल्यू के अंदर क्या है। तो आप इमेजिन करें, डब्ल्यू यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 लिखा, इमेजिन करो बस, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू की जगह पे क्या लिखा हुआ है 6। यानी आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि 6 को रिटर्न बैक करो, रिटर्न द वैल्यू 6। भाई किसको 6 रिटर्न बैक करे? अब सवाल ये पैदा होता है, 6 जो है, जो 6 वैल्यू है, ये किसको रिटर्न बैक करे? आपने लिखा है रिटर्न 6, आप कंप्यूटर को कह रहे हो रिटर्न 6। भाई कंप्यूटर जो है वो किसको रिटर्न 6 जो है रिटर्न बैक करे? तो आपने याद रखना है, ये जो 6 है, ये इसको मैं दूसरे कलर, रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो 6 है ये रिटर्न बैक होगा किसको? इस पूरे डब्बे की जगह पे, इस पूरे शेडेड डब्बे की जगह पे ये 6 जो है वो रिटर्न होगा। 6 विल बी रिटर्न बैक टू द नेम फू, ठीक है। 6 विल बी रिटर्न बैक टू द नेम फू, रिटर्न इनसाइड द प्रिंट स्टेटमेंट। तो ये जो मैंने डब्बा बनाया हुआ ना, शेडेड डब्बा, इस पूरे शेडेड डब्बे की जगह पे क्या आएगा 6 आ जाएगा। और बस आपने इमेजिन करना है कि यहाँ पे प्रिंट फू नहीं लिखा हुआ, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट 6 लिखा हुआ है। तो आप खुद बताओ, प्रिंट 6 जब चलेगी, स्टेटमेंट चलेगी, तो आउटपुट पे क्या आएगा 6 आएगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा 6 होगा। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। फिलहाल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिटर्न डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है रिटर्न 6 को रिटर्न बैक करो, किसको रिटर्न बैक करो? फू के नाम को। जहां फू लिखा हुआ है ना, फू नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे फू लिखा हुआ है, ये
इस फू को 6 रिटर्न बैक करो, यानी इस फू की जगह पे 6 को लिख दो। रिप्लेस द नेम फू विद 6, रिप्लेस द नेम फू विद डब्ल्यू, डब्ल्यू के अंदर 6 है अगर इनपुट 1 और 2 है। ठीक है, ये आप जहन में रखना। क्लियर है? तो आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा? 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कुछ डेफिनेशंस आपने जहन में रखनी है, कुछ डेफिनेशंस जो है आपने जहन में रखनी है। नंबर वन, अब ये शेडेड डब्बा में मिटाने लगा हूँ, ठीक है, ये मिटाने लगा हूँ। ये जो आपने फू लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो आपने फू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं फंक्शन कॉल, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। अब सवाल ये पैदा होता है कि फंक्शन क्या चीज़ है। तो आपने याद रखना है, ये जो आपने फू लिखा हो ना यहाँ पे, फू, एफ डबल ओ फू, इसको कहते हैं फंक्शन। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे पिछले एक्सपेरिमेंट में आपने मैक्स के बारे में पढ़ा, मिन के बारे में पढ़ा, एम आई एन मिन, स्क्वेयर रूट एस क्यू आर टी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? फंक्शंस हैं, लेकिन ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ये क्या है? ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। यहाँ पे फू जो है ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये आपने लिखना है, ये है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन में और बिल्ट इन फंक्शन में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन की जो वर्किंग है, बिल्ट इन फंक्शन की वर्किंग, फॉर एग्जांपल मैक्स क्या काम करता है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है ना। मैक्स को किसने बताया कि आपने मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस तरीके से फाइंड करना है? किसने बताया? आपने बताया? नहीं, आपने नहीं बताया, बल्कि जिसने पाइथन लैंग्वेज या जिसने स्पाइडर सॉफ्टवेयर बनाया, उसने मैक्स फंक्शन को बताया कि आपने मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस तरीके से फाइंड करना। क्लियर है? इसी तरह मिन फंक्शन को किसने बताया कि आपने मिनिमम वैल्यू जो है वो इस तरीके से फाइंड करना है? जहाँ से आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, जहाँ पे वो पाइथन लैंग्वेज बनी, उन लोगों ने, उन प्रोग्रामर्स ने बताया। ठीक है, तो इसलिए मैक्स और मिन को हम क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि वो पहले से स्पाइडर के अंदर बिल्ट इन होके आपके पास आता है। ठीक है, वो पहले से ही पाइथन लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन होके आपके पास आता है। जबकि ये जो फू फंक्शन है, जो फू फंक्शन है, इसकी वर्किंग को किसने डिस्क्राइब किया? मुझे पहले ये बताओ, इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है? फू का, फू का काम ये है कि इसने लेना है वन और टू, वन और टू लेने के बाद वन, टू और थ्री को, इन सबको सम करना है, और सम करने के बाद जो आंसर है वो रिटर्न बैक करना है। ये फंक्शन फू का क्या है? काम है। अब इस काम को डिस्क्राइब किसने किया है? प्रोग्रामर ने, आपने आपने खुद डिस्क्राइब किया है। इसलिए फंक्शन फू को बिल्ट इन नहीं कहेंगे, बल्कि इसको क्या कहेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन फू हैज बीन डिफाइंड बाय यू पीपल, फंक्शन फू हैज बीन डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर हिमसेल्फ, बाय द प्रोग्रामर हर सेल्फ। ठीक है, प्रोग्रामर हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है। ठीक, तो इसलिए तो ये जो फू है इसको फंक्शन कहते हैं, मोर प्रिसाइसली इसको क्या कहते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जबकि वो फंक्शंस जो पहले से ही स्पाइडर के अंदर मौजूद है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर मौजूद है, जिस तरह मैक्स है, मिन है, इसी तरह प्रिंट, प्रिंट भी एक फंक्शन है। ठीक है, ये सब के सब क्या है? बिल्ट इन फंक्शन। ये बात की समझ आ गई आपको? ठीक है, तो ये ये फंक्शन की समझ, यूजर डिफाइंड फंक्शन की समझ आ गई आपको? कॉल, ये फंक्शन कॉल की समझ आ गई? अब फॉर एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे पास से अली गुजर रहा है। जब तक मैं अली को अली के नाम से नहीं पुकारूंगा, जब तक मैं अली को अली के नाम से कॉल नहीं करूंगा, अली मुझे रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे यहाँ पे, जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे यहाँ पे, ये वाला फंक्शन जो है नहीं चलेगा। ये वाला फंक्शन जो है ये नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखता हूँ डेफ, कोई एक फंक्शन, फू, फू एक नाम है ना, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स दे रहा हूँ, एक्स ब्रैकेट वाई, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेड इज इक्वल टू वाई प्लस वन, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न जेड, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वन। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा?
क्या आंसर आएगा? यार ये देखो ना, ये वन जाएगा वाई के अंदर, वाई के अंदर वन है, वन प्लस वन टू, जेड के अंदर टू, रिटर्न जेड, रिटर्न टू, किसको रिटर्न बैक करे? इस पूरे की जगह पे नहीं, नहीं प्रिंट को नहीं, ये गलती कर रहे हो ना आप लोग। प्रिंट को रिटर्न बैक ना करे, बल्कि इसको ये एक्स ब्रैकेट वन को रिटर्न बैक करे। यानी एक्स ब्रैकेट वन की जगह पे क्या आएगा? टू आएगा। और जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये देखें आंसर टू आ गया। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब ये देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब इसकी जगह पे मैं करने जा रहा हूँ से फाइव, ये फाइव मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब आंसर क्या आना चाहिए? सिक्स। सिक्स आना चाहिए ना। आपने लिखा नीचे फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, रिटर्न जेड बैक, रिटर्न सिक्स बैक। क्या ऐसे होगा? इसको प्ले करें, फाइव आएगा। फाइव सिक्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? फाइव को सिक्स में कन्वर्ट करने वाला काम किसका था? एक्स का था। एक्स फंक्शन का काम था। आपने एक्स को कॉल ही नहीं किया। जब आप एक्स को कॉल ही नहीं करेंगे, जब आप एक्स को कॉल ही नहीं करेंगे तो फाइव कैसे वन के साथ ऐड होके सिक्स देगा? ठीक है, तो इसलिए अब आपको समझ आ गई होगी मैंने उसको फंक्शन कॉल क्यों कहा। इसको इसको मैंने फंक्शन कॉल क्यों कहा। ठीक है, तो जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, उसके नाम से फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, आप फू के फंक्शन को फू के नाम से कॉल नहीं करोगे, वो फंक्शन नहीं चलेगा, वो अपना काम नहीं करेगा। अली को अली के नाम से नहीं पुकारोगे, अली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। फिर आपने कहना है जो है अली जो है मतलबी बंदा है, अली जो है वो स्नेक है, लिफ्ट ही नहीं कराता, लेग पुलर है, आगे बढ़ने नहीं देता। भाई कॉल करोगे तो वो आएगा ना आपके पास, कॉल नहीं करोगे नो वन विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, बात की समझ आ गई? तो फंक्शन कॉल की समझ आ गई आपको? ठीक है, और जहां आपने फंक्शन की वर्किंग को डिस्क्राइब किया है, आपने फंक्शन की वर्किंग कहाँ डिस्क्राइब किया है? यहाँ पे। आपने फंक्शन की वर्किंग जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। जहां आपने फंक्शन की वर्किंग को डिस्क्राइब किया है, उस जगह को, उस लोकेशन को हम क्या कहते हैं? फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। उसको हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। So what is the definition of function foo? The definition of function foo is it takes two arguments 1 and 2 and adds it to 3, and after adding all those three numbers it will return back the sum which is 6. ठीक है, तो this is the definition of function foo. क्लियर है? ये डेफिनेशन है फंक्शन फू का। सो जिस जगह पे आपने फंक्शन को डिफाइन किया है, जहां आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, वो फंक्शन डेफिनेशन वहां पे मौजूद है। सो ये तीन चीज़ें जो है आपके जहन में होनी चाहिए। एक और बात, ये जो वन और टू लिखा हुआ है, ये वन और ये टू, कितने नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं? दो नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ये जो वन और टू जो ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखा हुआ है, फंक्शन नाम के अंदर, फंक्शन फू के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो आपने नंबर लिखे हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आर्गूमेंट्स कहते हैं। ARGU, आर्गूमेंट्स कहते हैं। और कुछ लोग पैरामीटर्स भी कहते हैं, PARAMETRES, पैरामीटर्स। ठीक है जी, क्लियर है? तो ब्लू जैकेट वाले आप बताओ, फंक्शन फू के कितने पैरामीटर हैं? कितने हैं? कौन कौन से हैं? भाई थ्री नहीं है, वन कॉमा भी है, कॉमा टू, थ्री नहीं है टोटल पैरामीटर। लो जी, फंस गया। कितने पैरामीटर हैं? दो पैरामीटर है, बिल्कुल सही कहा, ये लो। ओ, उसको दो। ठीक है, दो पैरामीटर, क्यों घबरा रहे हो भाई? सही कहा आपने, दो पैरामीटर है इसके। ठीक है, और डी डी एफ के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है उसके भी कितने पैरामीटर हैं? दो ही हैं। आपने एक असूल याद रखना है, ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन, जहां आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो और जहां आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन बोथ केसेस शुड बी इक्वल। ठीक है, नीचे अगर आप दो लिख रहे हैं, दो पैरामीटर दे रहे हैं, तो ऊपर भी दो ही होने चाहिए, एक्स या वाई। एक्स के अलावा कोई भी नाम दे सकते हैं, वाई के अलावा भी कोई भी नाम दे सकते हैं, बट द नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी इक्वल। लेकिन यहाँ पे एक स्टार लिखो, इस पॉइंट के साथ एक स्टार लिखो।
और आपने 3 हफ्तों के बाद मुझे रिमाइंड करवाना है कि इस पॉइंट के अंदर थोड़े चेंजेस लेकर आने हैं। देर इज़ अ स्मॉल चेंज रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पॉइंट। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। तो फिलहाल आज के लेक्चर की हद तक आपने ये याद रखना है कि जो नीचे वाला जो फंक्शन है फू, उसमें जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, इसी तरह जो ऊपर आपने फंक्शन लिखा है इसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, सेम इक्वल होना चाहिए। अगर नीचे 2 हैं तो ऊपर भी 2 होने चाहिए, नीचे 5 है तो ऊपर भी 5 होने चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है, समझ आ गई बात। अच्छा, अब ये मैं सारा कुछ मिटा रहा हूँ। यहाँ पे अभी आपने क्या रिटर्न बैक किया, रिटर्न के साथ क्या लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, वेरिएबल। आपने याद रखना है रिटर्न के साथ वेरिएबल भी लिख सकते हो, रिटर्न के साथ स्ट्रिंग भी लिख सकते हो डायरेक्टली, स्ट्रिंग डायरेक्ट लिख दो। अभी मैं करके दिखाऊंगा। रिटर्न के साथ स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, रिटर्न के साथ नंबर भी लिख सकते हो, रिटर्न के साथ रिटर्न के साथ आप बुलियन वैल्यू भी लिख सकते हैं, रिटर्न ट्रू। ठीक है, लिखो भाई लिखो, फंसोगे, लिखो, बस शक्ल देखते जा रहे हो, लिखो। रिटर्न के साथ आप कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ z रिटर्न y+1। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x ब्रैकेट 1। क्या आंसर आएगा, 2 आएगा ना। वन जो वन वन यहाँ से जाएगा y के अंदर, तो y के अंदर 1 आ जाएगा, 1+1 पहले होगा, पहले 1+1 होगा, फिर 2 आंसर आएगा, फिर 2 जो है रिटर्न बैक होगा। ठीक है, तो ये इसको जब प्ले करेंगे तो ये देखें 2 आ गया। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, खाली वेरिएबल भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। ये देखें मैंने लिखा है आर, जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा ये देखें आउटपुट के ऊपर क्या आ गया, आर। आपने लिया 1 लेकिन 1 के साथ कुछ भी नहीं किया, 1 लिया लेकिन 1 के साथ कुछ भी नहीं किया, ये भी पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। तो स्ट्रिंग को भी रिटर्न बैक कर सकते हो, नंबर को भी रिटर्न बैक कर सकते हो। नंबर में इंटीजर भी हो सकता है, नंबर में फ्लोटिंग नंबर भी हो सकता है। ठीक है, फ्लोटिंग नंबर भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, हाँ बुलियन वैल्यू भी हो सकती है, रिटर्न ट्रू आप लिख सकते हैं, ये देखें ट्रू आ जाएगा आउटपुट के ऊपर। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, से फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं y greater than 0 एंड y==0। ठीक है, तो क्या आएगा आउटपुट के ऊपर, जब जब ये वाली लाइन चलेगी, जब ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा क्या आंसर आएगा, फॉल्स आएगा। बिल्कुल सही कहा, कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये इनके आंसर हमेशा दो ही हो सकते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो इस केस में फॉल्स आएगा, यहाँ पे फॉल्स विल बी रिटर्न बैक टू एक्स ब्रैकेट ब्रैकेट 1, और आउटपुट पे ऊपर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो रिटर्न के साथ वेरिएबल लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिख सकते हैं, डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। अब ज़रा 1 मिनट की ब्रेक ले लें। ओके जी, चलें ये स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन के डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, पॉइंट लिख लो रजिस्टर के अंदर। फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर कंप्यूटर को जहां पहला रिटर्न नज़र आएगा, फंक्शन के अंदर कंप्यूटर को जहां पहला रिटर्न नज़र आएगा, वहीं से कंप्यूटर फंक्शन से बाहर आ जाएगा, वहीं से कंप्यूटर जो है वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, तो इस केस में देखें, सब लोग देखें, इस केस में, इस वाले एग्जांपल में सब लोग देखें। इस केस में रिटर्न स्टेटमेंट कंप्यूटर को नज़र आ गई, रिटर्न मिल गया कंप्यूटर को। अब वो क्या करेगा,
डब्ल्यू को रिटर्न बैक करेगा और डब्ल्यू को रिटर्न बैक करने के बाद फंक्शन से बाहर आ जाएगा और प्रिंट वाली स्टेटमेंट को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये बात जो है ये आपने जहन में रखनी है। ठीक है, जहन जहन में ये बात आप लोगों ने क्या रखनी है, रखनी है, रखनी है, सही कह रहे हो, स्टोर करनी है। ठीक है जी, क्लियर है, जहन है कि नहीं है, कि पहले 2 हफ्तों में ही ख़त्म हो गया यूनिवर्सिटी को देख के, इलेक्ट्रिकल को देख के और इलेक्ट्रिकल पढ़ के। ठीक है, अभी तो आपने इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, है ही नहीं अभी इस सेमेस्टर में। ओके जी, अब ज़रा नीचे यहाँ पे आओ। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी, डी एफ वाली लाइन, जहां फंक्शन को डिफाइन करें, डी एफ वाली लाइन। डी एफ का मतलब डिफाइन, डिफाइन से ये लफ्ज़ निकला डी एफ। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डी एफ लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ये आपने जहन में रखना, ये कीवर्ड डी एफ लिखना ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सी लाइन चलेगी, ये वाली लाइन चलेगी, z=3, और प्रिंट नहीं चलेगी क्योंकि वो फू फंक्शन का हिस्सा है, फू के अंदर लिखा हुआ है, वो नहीं चले, वो पहले नहीं चलेगी। z=3 और प्रिंट कब चलेगी, जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, और फंक्शन को कहाँ कॉल कर रहे हो, यहाँ पे, फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो क्या होगा, 1 विल बी ट्रांसफर टू x एंड 2 विल बी ट्रांसफर टू y, 3 विल बी स्टोर्ड इन z। ठीक है, x और y में 1 और 2 डालने के बाद कंप्यूटर जो है वो फंक्शन के अंदर एंटर होगा, और फंक्शन में एंटर होने के बाद 3 को स्टोर कर देगा z के अंदर, और फिर 1 + 2 + 3 करेगा, 3 + 2 + 1 5, 5 + 1 6, आंसर 6 आया, और जो फाइनल आंसर है जो 6 है उसको क्या कर देगा, आउटपुट पे प्रिंट कर देगा। ये आपने जहन में रखना। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मैंने कहीं रिटर्न स्टेटमेंट लिखी हुई है, नहीं, यहाँ पे मैंने कहीं रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि इस प्रोग्राम के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट छुपी हुई है। इस प्रोग्राम के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट छुपी हुई है, वो आपको नज़र नहीं आ रही, वो सिर्फ पाइथन लैंग्वेज को नज़र आ रही, आपको नहीं नज़र आ रही, आपने लिखी नहीं है। जब आप फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते तो कंप्यूटर क्या समझेगा, कंप्यूटर ये समझेगा कि आपने यहाँ पे रिटर्न NONE लिखा है, रिटर्न नन लिखा है। ये बात जहन में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंक्शन के अंदर अगर आप रिटर्न नहीं लिखते तो कंप्यूटर ये समझेगा कि यूज़र ने क्या लिखा है, रिटर्न नन, NONE, कैपिटल NONE, रिटर्न नन। आपको याद होगा नन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, नन एक कांस्टेंट है। तो इसलिए रिटर्न नन जो है ये स्टेटमेंट छुपी हुई है प्रोग्राम के अंदर जब आप रिटर्न नहीं लिखते। क्लियर है, तो 6 को प्रिंट करने के बाद सब लोग ये इधर देखें, ये आप अभी ज़्यादा नोट ना किया करो क्योंकि ये सारा कुछ रिकॉर्डेड है। ठीक है, 6 को प्रिंट करने के बाद रिटर्न नन वाली जो स्टेटमेंट है जो कि छुपी हुई है, ठीक है, ये चलेगी। जब रिटर्न स्टेटमेंट चलेगी तो कंप्यूटर फंक्शन से बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सही कहा, फंक्शन से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। ये बात की समझ आ गई, तो आउटपुट क्या आया, 6। पिछले प्रोग्राम में भी 6 आया, उस वाले प्रोग्राम में और इसमें क्या फ़र्क है, उस वाले में आपने रिटर्न 6 किया, इस वाले केस में आपने 6 को रिटर्न नहीं किया। उस वाले प्रोग्राम में फंक्शन फू का सिर्फ और सिर्फ काम था 1 2 और 3 को ऐड करना और 6 को रिटर्न बैक करना। यहाँ पे फंक्शन फू का काम है 1 और 2 और 3 को ऐड करना और फिर आंसर को प्रिंट करना। नोट किया आपने, इस फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट लिखा हुआ है, पिछले पिछले फंक्शन में हमने प्रिंट नहीं लिखा, बल्कि पिछले कोड में प्रिंट हमने बाहर लिखा हुआ था। इस वाले केस में हमने प्रिंट
फंक्शन फू के अंदर लिखा हुआ। तो दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दिस फू फंक्शन एंड द प्रीवियस फू फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाली एग्जांपल एक्सप्लेन करके असल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक जो फंक्शन है, ये पॉसिबल है कि वो फंक्शन कुछ रिटर्न बैक ना करे। ये पॉसिबल है कि वो फंक्शन कुछ रिटर्न बैक ना करे। जब एक फंक्शन कुछ रिटर्न बैक ना करे तो कंप्यूटर क्या समझता है कि वो असल में क्या रिटर्न बैक कर रहा है, नन रिटर्न बैक कर रहा है, NONE, नन रिटर्न बैक कर रहा है। बात की समझ आ गई। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 2 दिन पहले मैंने यही एक सवाल पूछा था, इसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछा था, और एक बच्चे ने जवाब दिया कि नंबर, कोई एक नंबर आएगा और नंबर के नीचे जो है NONE लिखा आ रहा है। वो क्यों लिखा आ रहा है, उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चेक करो व्हाट्सएप ग्रुप को, कहाँ चेक करते होंगे, म्यूट किया होगा आपने। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं है। अनम्यूट करो उस ग्रुप को। अगर आपने आर्काइव में डाला हुआ है उसको, ग्रुप को आर्काइव में से बाहर निकालो, अनम्यूट कर दो। उसमें फजूल बातें होती हैं लेकिन कुछ काम की बातें भी होती हैं। ठीक है, तो आर्काइव में से बाहर निकालो, उसको अनम्यूट कर दो और क्वेश्चंस को गौर से पढ़ो। बात की समझ आ गई आपको? ठीक है, रिटर्न की समझ आ गई। थोड़ी सा डिफ़िकल्ट है लेकिन कोशिश करें कि 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर प्रैक्टिस करो इसकी। वीडियो रिकॉर्डिंग देखो, प्रैक्टिस करो, आपको समझ आ जाएगी रिटर्न क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, बात की समझ आ गई आपको? क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से एक सवाल ये आया ब्रेक में कि ज़रूरी तो नहीं है कि ये जो फंक्शन कॉल है वो प्रिंट के अंदर लिखा जाए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो फू फंक्शन है उसको आप हमेशा प्रिंट के अंदर लिखो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। हमने इस केस में फू को प्रिंट के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि जो रिटर्न बैक, जो वैल्यू रिटर्न बैक हो रही थी ऊपर से, उसको हमने प्रिंट करना था, इसलिए हमने फू को प्रिंट के अंदर लिखा डायरेक्ट। वरना आप क्या कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे क्या, ये देखें, आप ये भी कर सकते थे कि मैंने प्रिंट से बाहर निकाल दिया, इसको किसी और वेरिएबल में मैंने लिख दिया x ब्रैकेट 1। मैं ये भी कर सकता हूँ कि फंक्शन कॉल को किसी वेरिएबल के बराबर रख सकता हूँ, फंक्शन कॉल को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब x ब्रैकेट 1 वाला फंक्शन कॉल होगा तो मुझे बदले में वैल्यू मिलेगी, और इस केस में क्या वैल्यू मिलेगी, 2। और 2 को मैं वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, 2 को मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकता हूँ। ये रूल है, इट्स वैलिड रूल, इट्स वैलिड एक्शन, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन कॉल को वेरिएबल के बराबर लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि वो जो फंक्शन है वो एक वैल्यू रिटर्न बैक कर रहा है, वो एक स्ट्रिंग रिटर्न बैक कर रहा है, वो एक बुलियन वैल्यू रिटर्न बैक कर रहा है, और इन सारी वैल्यूज को आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। क्या बात है भाई, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बोलो यस सर अगर समझ आ गई, यस सर। नहीं समझ आ रही, नो सर। नहीं समझ आ रही, ठीक है जी। सो एक्स ब्रैकेट 1 ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। क्यों इशू नहीं है, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों इशू नहीं है, क्योंकि ये जो एक्स ब्रैकेट 1 है इसकी जगह पे एक वैल्यू आएगी जो कि क्या है, 2। और वीक नंबर 1 में, वीक नंबर 2 में आपने देखा है कि 2 हो या 5 हो या 7 हो, उसको आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यही काम तो मैंने किया यहाँ पे। ठीक है, और फिर नीचे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, प्रिंट एस। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट एस, तो आउटपुट पे क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। क्लियर है। या आप ये भी कर सकते थे, अगर आपको पसंद नहीं है ये लाइन, इसको ख़त्म कर दे और डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें प्रिंट एक्स ब्रैकेट 1, तब भी आंसर जो है 2 आएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर एक फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न बैक करे तो आप उसको प्रिंट के स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हो। फंक्शन कॉल को, आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। लिखो, बल्कि ये लिखो, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न बैक करे, अगर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न बैक करे, तो उस फंक्शन के फंक्शन कॉल को, उस फंक्शन के फंक्शन कॉल को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं।
उस फंक्शन के फंक्शन कॉल को किसी वेरिएबल के बराबर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देर इज नो इशू, ये भी लिखो, कोई इशू नहीं है। देर इज नो इशू एट ऑल। देर इज नो इशू एट ऑल। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर एक फंक्शन है और वो कुछ ना कुछ रिटर्न बैक कर रहा है, तो उस फंक्शन के फंक्शन कॉल को, उस फंक्शन के फंक्शन कॉल को आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख सकते हो, ब्रैकेट्स के अंदर, या किसी वेरिएबल के बराबर रख सकते हो। इसकी वजह मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्लियर? कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो अब किसी को क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन था, ये वाला एक क्वेश्चन था। रिटर्न, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मैंने कुछ रिटर्न बैक करना है तो मुझे रिटर्न लिखना पड़ेगा। आप एक्सपेरिमेंट 3 के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपने कुछ ना कुछ रिटर्न बैक करना पड़ेगा, तो रिटर्न लिखना ज़रूरी हो जाएगा उन केसेस में। वरना नन रिटर्न बैक होगा, मुझे नन नहीं चाहिए, मुझे कुछ और वैल्यू चाहिए। मुझे सम चाहिए, मुझे किसी दो नंबर के प्रोडक्ट जो है वो चाहिए, तो मुझे रिटर्न लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला हो? ठीक है, अब मुझे ज़रा इसका जवाब बताओ। ओके जी। सो इस केस में, इस केस में ए जो है आउटपुट के ऊपर प्रिंट होगा, जबकि जो डब्ल्यू है ये प्रिंट नहीं होगा। और उसकी वजह वही है जो अभी मैंने लिखवाई है। चेक करें अपने नोट्स के अंदर, कंप्यूटर को जहां रिटर्न स्टेटमेंट, लिखो लिखो, हेलो बात सुनो, देखो, जहां पहली रिटर्न स्टेटमेंट नजर आएगी वहां से कंप्यूटर फंक्शन से बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर मुझे ये बताओ, अगर वन की जगह पे मैं जीरो कर देता हूँ, अब बताओ क्या आंसर आएगा? 5 आएगा, बिल्कुल सही कहा, 5 आएगा, ए नहीं आएगा, क्योंकि जीरो इज नॉट लेस देन, इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन फॉल्स है। ये वाली रिटर्न स्टेटमेंट चलेगी और वापस क्या आएगा? आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। ठीक है, चलो जाते जाते एक और सवाल का जवाब दे दो। अगर मैं यहाँ पे कर दूं से, अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, डिलीट, रिटर्न डब्ल्यू को मैंने डिलीट कर दिया, और इसको मैं करता हूँ से -1, अब बताओ क्या जवाब आएगा? हाँ जी, तो इस केस में देखें सब लोग, -1 एक्स में जाएगा और 2 वाई में जाएगा, ये सब कुछ, ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी, ये कंडीशन टेस्ट होगी, ये कंडीशन फॉल्स है। रिटर्न ए जो है ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो कंप्यूटर को कोई रिटर्न वाली स्टेटमेंट मिली? नहीं मिली। जब कंप्यूटर को कोई रिटर्न स्टेटमेंट ना मिले तो वो क्या समझेगा? कि रिटर्न नन लिखा हुआ है यहाँ पे, रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न नन लिखा हुआ है, तो NONE, रिटर्न नन, नन रिटर्न बैक करो, किसको रिटर्न बैक करो? इस पूरे, इस पूरे की जगह पे कैपिटल NONE आएगा, और आउटपुट के ऊपर क्या प्रिंट होगा? नन प्रिंट होगा, NONE प्रिंट होगा। ओके, एक बात आप लोगों ने जहन में रखनी है, और वो ये है कि फंक्शन कॉल जो है वो हमेशा फंक्शन डेफिनेशन के नीचे होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, डी एफ के बिल्कुल ऊपर लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट फू
1, 2. This line will run perfectly fine, but good programming practice ये है कि फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशन के नीचे फंक्शन कॉल हो, ये बात आपने जहन में रखनी है।